रात का घना अंधेरा था। बात आज से 100 बरस पहले की है। उत्तराखंड की रात की चिलचिलाती ठंड में उस गांव का एक प्रेमी जोड़ा बैठकर कुछ बातें कर रहा था। अगर बात प्रेमी जोड़ी की करें तो बातें खास तौर पर रोमांटिक होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जो बातें हो रही थी वो बेहद खतरनाक थी। कृष्ण राव अपनी प्रेमिका से जो बातें कर रहा था, उसको सुनकर उसकी प्रेमिका करना के तो होश उड़ रहे थे। आखिर क्या बात कर रहा था वो कह रहा था, मैं बहुत करीब हूँ मैं उस सिद्दीक के। सिर्फ और सिर्फ इन चौधरियों को हराने का वही एक रास्ता है करना। घबराई हुई थी और वो कह रही थी कि हमें इस रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं गलत होता, मैंने कहा ना, बहुत करीब हूँ। अब मैं बस तुम्हें कुछ दिन नजर नहीं आऊंगा। ये सिद्धि बहुत खतरनाक होती है। मैंने सब कुछ पढ़ लिया है सिद्धि के बारे में, सब कुछ जान लिया है। बस अब मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मेरी और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अनजान था कृष्ण राव अपने अंजाम से, अनजान था कृष्ण राव करना के अंजाम से, और अनजान था कृष्ण राव इस सारे गांव के अंजाम से कि वो किस मुसीबत को अपने गले डाल रहा है। और कौन है वो मुसीबत? आपने बिल्कुल सही सोचा, करण पिशाचनी। लेकिन ये किस्सा करण पिशाचनी का बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। जितना इसमें हॉरर है, उतना ही ये किस्सा सब करण पिशाचनियों के किस्से से अलग होगा। क्योंकि क्या कभी आपने सुना है कि करण पिशाचनी खुद मुक्त होना चाहती हो? वो तो लोगों को बांध देती है, लोगों को गुलाम बना देती है। लेकिन क्या हो जब करण पिशाचनी खुद फंस जाए? यही है किस्सा। लेकिन ये किस्सा और दिलचस्प होता है करना की कहानी से। ये किस्सा और दिलचस्प होता है रोहित की कहानी से, जो ठीक 100 बरस बाद उस गांव में आता है और उस गांव में बीते गए 100 वर्षों के अजीब किस्सों, खौफनाक किस्सों से रूबरू होता है। शुरू करते हैं आज का किस्सा। और आज का किस्सा बेहद खास होने वाला है, ना सिर्फ करण पिशाचनी की वजह से, बल्कि आज 300वां एपिसोड चल रहा है इस चैनल पर। किस्सा शुरू करने से पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बखूबी साथ निभाया इस जर्नी में। ये 300 एपिसोड नहीं है, बल्कि एक तरह के फुटप्रिंट्स हैं इस चैनल के। धीरे धीरे जो भी इस चैनल से गो थ्रू होता है, मेरे फर्स्ट एपिसोड से मुझे देखता है और मेरी जर्नी को देखता है, बेहद अच्छी जर्नी रही आज तक की ये। और उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर भी ये जर्नी और बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूँगा। जैसे कि कल नया अध्याय जुड़ रहा है इस चैनल में, एक नया एपिसोड, नई सीरीज शुरू हो रही है अंधकार नाम की, जिसका पहला एपिसोड है ब्लैकआउट वाली रात। बेहद बेहद डार्क। तो जो नए जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज लाइक और हाइप में मुझे किसी तरीके का बहाना नहीं चाहिए। इतना लाइक ठोकिए कि ये इस वीडियो का, इस चैनल की वीडियो का रिकॉर्ड बन जाए। इतने कमेंट्स कीजिए कि एल्गोरिथम में अच्छे तरीके से हिट हो जाए ये वीडियो। उम्मीद है मुझे आप सब मुझे निराश नहीं करेंगे। हमारी फैमिली 12,500 से ज़्यादा की है, लेकिन लाइक सिर्फ आते हैं 200। इससे ज़्यादा मुझे कमेंट कर कर मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि हम आपके चैनल को बहुत पसंद करते हैं, आपकी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो लाइक में नज़र नहीं आती। हो सकता है कि आप सुनते सुनते इतना खो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं बिना देर किए किस्से की ओर। करण पिशाचनी अपने आप में एक खौफनाक दैत्य शक्ति है। लोग इसको इसके बावजूद सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अजीब से तरीके से हर एक चीज की इच्छा पूर्ति कर देती है। लेकिन वो एक ऐसा गहरा कुआं है जिसके बाद किसी इंसान का उस कुएं से निकलना नामुमकिन होता है। लेकिन आज के इस किस्से में करण पिशाचनी खुद उस कुएं में गिर गई। क्या वो उस कुएं से निकल पाएगी? क्या रोहित मदद करेगा करण पिशाचनी की या फिर करना की?
लेकिन करना और करण पिशाचनी दोनों एक जैसे नाम लग रहे हैं। क्या इनका कोई ताल्लुक है या फिर करना कोई नई पिशाचनी है? तो जल्दी से शुरू करते हैं अध्याय को। रोहित वैसे तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। अपनी जो जिंदगी है वो सारे दिन या कहें कि जितना भी उसका पीरियड है वो अपनी ड्यूटी में या ड्यूटी के बाद भी उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, जो उसके केसेस चल रहे हैं वो किस तरीके से सुलझाए जाएं। सोते हुए भी उसको वही सपने आते हैं कि उसके केस का क्या बना। वो मानो जैसे अपने सपने की दुनिया में भी अपने केस को सॉल्व कर रहा होता है। ऐसे में रोहित ने एक चीज़ हमेशा ठानी हुई थी कि वो हमेशा 3 महीने बाद कहीं ना कहीं सैर के लिए निकल जाया करेगा 15 दिन के लिए, और उसके बाद फिर वो अपना काम जारी रखेगा। जैसे मैंने कहा, प्राइवेट डिटेक्टिव था, खुद की एजेंसी थी, इसलिए किसी तरीके का कोई उसको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं था। जब केस सॉल्व हो गए उसके बाद छुट्टी। अब वो 3 महीने गुजर चुके थे, एक बहुत बड़ा केस सॉल्व किया था, उसकी वजह से अच्छी आमदनी भी हुई थी। तो सोचता है रोहित, क्यों ना मैं अब किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ जो बड़ी सुनसान है, जो बहुत कम है, जहाँ पर भीड़ भाड़ और जहाँ पर मुझे जाकर सुकून मिलेगा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, भागती हुई ज़िंदगी से, तेज तरार ज़िंदगी से और इन केसेस से। लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अब निकल पड़ता है रोहित दिल्ली के उस तंगहाल जीवन से, तंगहाल पैसों की वजह से नहीं बल्कि आसपास के लोकेलिटी की वजह से। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी गाड़ी पहाड़ों के रास्ते का स्पर्श करती है, मानो ना सिर्फ वो उसकी गाड़ी भी तरोताजा हो जाती है। एक बेहद ही भारी हवा, धुएं भरी हवा से जब बिल्कुल ताजगी की तरफ ये रुख करते हैं तो इनको बड़ा अच्छा महसूस होता है। अब ये किसी नॉन डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहे थे, ये एक ऐसी अननोन डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाहते थे जहां पर कोई भी एक दूसरे को ज़्यादा जानता ना हो, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव थे, अमूमन लोग इन्हें पहचान जाते थे। इसलिए ये किसी ज़्यादा बड़े हिल स्टेशन या ज़्यादा बड़ी किसी ऐसी लोकेलिटी से दूर रहना चाहते थे। सर्च करते करते इन्हें पता लगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुश्किल से एक आध होटल है और उसके आसपास छोटे छोटे गांव हैं। अब ये किसी तरीके की कोई प्री बुकिंग नहीं कराते, अपनी गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं और तकरीबन दोपहर के समय में ये पहुंच जाते हैं उस होटल। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर वो होटल बुक था, एक भी रूम खाली नहीं था। उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस होता है कि भाई छोटा सा होटल तो है लेकिन यहाँ पर इतनी जनसंख्या भी नहीं है। तो होटल वाले कहते हैं कि सर आप यहाँ किस पर्पज़ के लिए हैं? तो ये कहते हैं कि बस मैं अपने आप को थोड़ा सा इस भीड़ भड़के वाली ज़िंदगी से कट करना चाहता हूँ सर, यही बस। यहाँ के जितने भी गेस्ट हैं यही भी यही चाहते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। ये सुनने के बाद रोहित को सच में समझ आ जाती है और वो अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और सोचते हैं कि भाई अब मैं पीछे जाऊं। पीछे तो मैंने एक देखा है, एक बड़ा शहर है, वहां तो मैं कभी नहीं रुकने वाला। और आगे क्या? तो आगे तो सिर्फ गांव ही है, सुदूर गांव है, कहाँ पर जाऊंगा। वो फिर उतरते हैं गाड़ी से, रिसेप्शन में जाते हैं, मैनेजर से मिलते हैं। तो मैनेजर उन्हें एक सलाह देता है। वो कहता है कि सर यहाँ पे जो गांव है ना, यहाँ पर गांव में ज़्यादातर कुछ जगह पर, कुछ गांव में, सभी गांव में तो नहीं, पंचायत घर बने होते हैं, वहाँ पर छोटा सा एक रेस्ट रूम भी होता है। तो अगर किसी गांव वाले का दिल पसीज गया, यानी सरपंच का दिल पसीज गया, आप तरस आ गया, तो वो शायद आपको रहने दे। ये सोचते हैं कि ये तो बढ़िया बात है भाई, गांव के माहौल में रहने का मौका मिलेगा। ऐसे ही ये बस गांव दर गांव जाते जा रहे थे। गांव बड़े छोटे थे और जैसे जैसे ये ऊंचाई की तरफ जाते जा रहे थे वैसे वैसे गांव की संख्या भी कम होती जा रही थी, भीड़ भी कम होती जा रही थी। और शाम होते होते ये एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जो बिल्कुल किनारे पर था। शायद उसके बाद गांव भी खत्म हो रहे थे। अगर वहां पर इनको कुछ ना मिलता, इनको वापस आना पड़ना था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अब ये गांव में जैसे गाड़ी रोकते हैं, ये देखते हैं कि गांव तकरीबन खाली जैसा महसूस हो रहा था। अब ये कुछ गाड़ी आगे करते हैं, देखते हैं कुछ लोगों का झुंड इनको नजर आता है जो पेड़ के पास बैठे हुए थे। कुछ लोग बैठे थे, आदमी बैठे हुए थे। ये गाड़ी रोककर सबको सलाम दुआ करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं शहर से आया हूँ, यहाँ पर मैं होटल देना चाहता था, लेकिन ये होटल जो 20-25 किलोमीटर पीछे है, यहाँ पर कोई
रहने की जगह नहीं थी। होटल्स जो रूम है वो सारे बुक हो चुके थे। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि आप किसी ऐसे गांव की पंचायत भवन में जा सकते हैं जहां पर कमरा खाली हो। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो कृपया मुझे 1 या 2 दिन के लिए प्रोवाइड कर दीजिए, जो भी उसकी पैसे होंगे मैं आपको पे कर दूंगा। अब वो जो आदमी थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ अनवेलकमिंग से लग रहे थे। लेकिन तभी एक पीछे से आवाज़ आती है, थोड़ी सी भारी आवाज़। वो कहते हैं, आप आए कहाँ से हो? ये पीछे मुड़ के देखते हैं, एक काफ़ी हष्ट-पुष्ट आदमी था। उसने जैकेट डाली हुई थी, कुर्ता पजामा डाला था, पगड़ी बांधी हुई थी और देखने में काफ़ी स्मार्ट था। बूढ़ा था लेकिन काफ़ी स्मार्ट था। अब रोहित कहते हैं नमस्कार करके, नमस्कार सर, मैं ऐसे-ऐसे, वो अपने इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो वो हँस के कहता है, अच्छा, अच्छा, आप तो फिर मेहमान हुए हमारे। पंचायत में एक कमरा तो है, लेकिन पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मोहनलाल। ये उनसे हाथ मिलाते हैं और ग्रीट करने के बाद कहते हैं कि सर आप एक बार दिखा दीजिए कमरा। मैं यहाँ पर चॉइस से नहीं आया, अब मुझे रुकना है तो कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा, साफ सुथरा गांव है, देख के पता लग रहा है। खैर, कमरा जब देखते हैं तो वहाँ पर इनको बिल्कुल साफ सफाई नज़र आती है। होटल से तो शायद अच्छा ही लग रहा था। अब ये एकदम से कह देते हैं कि बहुत आपकी मेहरबानी और आप बता दीजिए कि इसका क्या खर्चा होगा। अब सरपंच कहते हैं, अरे खर्चे की क्या बात है, ये तो पंचायत भवन है, कोई होटल थोड़ा है। आप हमारे मेहमान हो, आप रहिए, खाना वगैरह बताइए, हम आपको खाना खिलाते हैं, और एक नहीं, जितने दिन आपका दिल कर रहा है रहिए। तो ये कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो ज़्यादा दिन रुकना है। कहते हैं, कितने दिन रुकना है बताइए तो सही। तो ये कहते हैं कि मैं कम से कम 15-20 दिन तो रुकूंगा। हाँ रुकिए, 15-20 दिन क्या, 1 महीना रुकिए, हमारे गांव को जानिए, और अगर हमारे गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं किसी को तो बताइए। अभी ये कुछ बोल ही रहे थे, एक बूढ़े की पीछे से टोकने की आवाज आई। टोकना ऐसे नहीं जैसे कोई कह के टोकता है, बूढ़ों के टोकने का एक तरीका होता है। समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे आप। ये जैसे ही देखते हैं, हाँ सच, वैसे तो आप रहिए, लेकिन बस एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, उसको आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये कहते हैं, हाँ बताइए क्या है वो। ये कहते हैं कि बस जैसे ही अंधेरा छाएगा इस गांव में, आप गलती से भी अपने कमरे से बाहर मत निकलिए और खिड़कियां वगैरह नहीं खोलिए। और हाँ, आपको अगर कोई भी आवाज़ आए तो उसको दरकिनार कीजिए। ऐसा समझिए कि बस कुछ आवाज़ नहीं है, सन्नाटा है, शांति है। आपको यहाँ पर हर एक सुविधा की चीज़ मिलेगी। खाने को खाना, रहने के लिए अच्छा आपने कमरा देख ही लिया, और खाना हमारी तरफ से होगा। ये थोड़ा सा करते हैं, नहीं नहीं ऐसा, चलो ठीक है, आप जो भी खुशी से जिसके घर से आएगा दे दीजिए, लेकिन जो एक रूल है उसका जरूर आप ख्याल रखिएगा कि अंधकार होते ही कमरा नहीं खुलना चाहिए। आप किसी भी हालत में बाहर नहीं जाएंगे, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब ये सोचते हैं कि ऐसा भी क्या है, आप सरपंच साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरपंच साहब कहते हैं कि कई सवालों का जवाब नहीं होता रोहित जी, तो कृपया पूछिए भी मत, और जैसा कहा है आप कह दिए, नहीं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस चले जाइए। अब रोहित सोचते हैं कि मुझे क्या जरूरत है भाई, रहने को मिल रहा है, अब वापसी जाऊंगा, रात हो जाएगी, सारे रास्ते में कोई ऐसी जगह है नहीं जहां पर मैं रह पाऊंगा, इसलिए ये चुप रहना ही सही समझते हैं। अपना सामान रखते हैं कमरे में और सबको थैंक यू कहते हैं। रात होने को थी, इससे पहले पहले इनके पास खाना आ जाता है। सरपंच जी इनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही अंधेरा शुरू होने लगता है, सरपंच जी बिना ज़्यादा बात किए उठते हैं और इनको बाय बाय कह देते हैं। तो जाते हुए फिर से इशारा करते हैं, वो बेटा कमरा और खिड़कियां बंद ही रखना, हाँ किसी भी आवाज़ की तरफ गौर मत करना। ये कहते हैं ठीक है ठीक है, बस आपने कह दिया तो आपका हुक्म सर, आंखों पर। कमरा बंद कर लेते हैं।
अब ये मोबाइल की तरफ देख रहे थे। मोबाइल में कोई बहुत ज़्यादा नेटवर्क आ नहीं रहा था, यानी कि एंटरटेनमेंट का कोई बहुत ज़्यादा साधन था नहीं। इनकी इच्छा थी कि खाने के बाद कुछ देर बाहर टहला जाए, लेकिन अब रात हो चुकी थी, गांव के रूल को फॉलो करना पड़ना था। हालांकि सफ़र बहुत इन्होंने लंबा किया था, थकावट भी हो चुकी थी। बिस्तर पर पड़ते ही कब इनको नींद आई इनको पता ही नहीं चला। लेकिन इनकी नींद खुलती है एक आवाज़ से, जो आवाज़ इनको बाहर से आ रही थी। ये आवाज़ कोई सुखद आवाज़ नहीं थी, जैसे कोई रो रही थी, और रोने की आवाज़ भी इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक, मानो जैसे किसी औरत को बड़ी बुरी तरीके से पीटा जाता है और वो बस इधर उधर घूमे जा रही थी। यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई औरत रो रही है और वो भागे जा रही है। कुछ देर बाद इनको आवाज़ आती है दरवाजे के खटखटाने की। इनके नहीं, दूर कहीं कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। ये एकदम से उठते हैं, महसूस होती है इनको आवाज़, और एक पल के लिए बस ये दरवाजे की तरफ होने लगते हैं। लेकिन अचानक से उनको याद आता है सरपंच जी का कथन, बाहर नहीं जाना। लेकिन जिस तरीके से वो जो भी थी उसकी आवाज़ आ रही थी, कभी वो आवाज़ दूर हो जाती, कभी आवाज़ थोड़ी सी पास हो जाती, और कुछ देर बाद किसी दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती। इनको बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि क्या कोई पागल औरत है, क्या कोई कोई और वजह है, ये कौन है जो दरवाज़ा खटखटा रही है, और ना ही कोई गांव वाला उसके रोने की आवाज़ पर रिएक्ट कर रहा है और ना ही कोई दरवाज़ा खोल रहा है। अभी ये सोच ही रहे थे, अचानक इनके कमरे का दरवाज़ा तेज तेज कोई खटखटाने लग पड़ता है और रोने की आवाज़ बिल्कुल पास से आ रही थी। ये एकदम से हिल जाते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। ये कोई जवाब दें या फिर बस चुप करके बैठे रहे। लेकिन जिस तरीके से इनको सरपंच साहब ने कहा था, इनका यहाँ पर चुपचाप बैठना ही ठीक था। अब ये बस बैठे हुए थे, इनको डर लग रहा था। हालांकि प्राइवेट डिटेक्टिव होने की वजह से कई बार इनको कुछ ऐसे केसेस मिलते थे जहाँ पर जो विक्टिम्स होते थे वो ये क्लेम करते थे कि कुछ उनके साथ पैरानॉर्मल हुआ है, और ये हमेशा इस चीज़ को दरकिनार कर देते थे, और होता भी ऐसा ही था। कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, इसलिए इनका बिल्कुल अच्छा सा बिलीव था कि कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं होता। लेकिन आज जो इनके सामने हो रहा था, ये फिलहाल पैरानॉर्मल या नॉर्मल चीज़ों को छोड़कर सिर्फ डरे हुए थे, क्योंकि उस औरत के रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक थी कि इनका दिल बैठे जा रहा था। कुछ समय बाद वो आवाज़ थोड़ी सी दूर जाती है, 2-3 दरवाज़ों के खटखटाने की और आवाज़ आती है, और उसके बाद वो आवाज़ कहीं गायब सी हो जाती है। अब जैसा मैंने कहा कि इनको थकावट थी, लेकिन इनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आखिर आगे जाकर क्या राज का पर्दाफाश होने वाला है। वो राज जो जुड़ा था करना से, वो राज जो जुड़ा था कृष्ण राव से, वो राज जो जुड़ा था करण पिशाचनी से। क्या जो ये भटक रही थी ये करण पिशाचनी थी? करण पिशाचनी की आखिर ऐसी नौबत की किसी ने? करण पिशाचनी जो अपने शिकार पर टूट पड़ती है, जो उसकी सिद्धि करता है, वो उसकी हर मनोकामना तो पूरी करती है, लेकिन बाद में उसी का शिकार कर डालती है। ऐसी खूंखार करण पिशाचनी आज इस छोटे से गांव की गलियों में रात को भटकती है, या फिर बात कुछ और थी। हालांकि रोहित इन सब बातों से अनजान था। उसे ना करण पिशाचनी का पता था, ना उसे करना का पता था, और ना ही उसे कृष्ण राव का पता था। परतें काफी पुरानी थी, इन परतों में काफी राज थे जो परत दर परत ही खुलने वाले थे। अब अगली सुबह मौसम काफी सुहावना होता है। हवा कुछ तेज चल रही थी। कुछ समय बाद धूप तेज हो जाती है, जिसकी वजह से मौसम और भी सुहावना हो जाता है। आज रोहित
ये सोचता है कि मैं अपने कमरे में अकेला नहीं बैठूंगा, कम से कम 1-2 दिन तो गांव के लोगों से मिलूंगा, ताकि उनको भी ये महसूस हो कि गांव में कोई आया है। अदरवाइज ये सोचेंगे कि भाई एक तो हमारी दी हुई जगह में रह रहा है और किसी से मिल भी नहीं रहा। लेकिन सच में आज रोहित को लोगों का मिलना काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी हम्बल लोग थे, कुछ गांव के अमीर भी थे, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे थे, इनको गिफ्ट भेंट कर रहे थे। अब रोहित इन सब बातों के बीच में ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर रात के समय में यहाँ पर ये मंजर कैसा होता है। उसकी आंखें बार बार उस गांव में किसी ऐसी शख्सियत को ढूंढ रही थी जो हो सकता है वो उस रात वाली औरत ही हो, शायद पागल, शायद कोई भिखारिन, लेकिन उसको ऐसी कोई भी औरत नजर नहीं आई। इसलिए उसकी उत्सुकता और बढ़ चुकी थी, लेकिन उसको सरपंच साहब का फरमान भी याद था। पूछे जाने के बावजूद सरपंच साहब ने नहीं बताया था कि आखिर क्या माजरा है कि रात के समय में इस तरीके से बाहर नहीं जा सकता। कुछ तो पता ही नहीं लग चुका था कि शायद वही औरत है। क्या वो औरत हमलावर हो जाती है? क्या वो कोई गैंग का हिस्सा है जो रात में लोगों के दरवाजे खटखटाती है, और कोई गलती से भी अगर खोल दे तरस खाकर तो एक गिरोह उनके घर पर टूट पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत ये पूछना शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं जान पड़ता। फिर से अगली रात आती है, फिर से वही मंजर होता है। इस बार इन्हें डर थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन आज उस चीखों में वो खौफ को नहीं ढूंढ रहे थे, उन चीखों में वो दर्द को महसूस कर पा रहे थे। मानो जैसे कोई बहुत पुराना दर्द हो जो उसकी चीखों के जरिए बाहर निकल रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। अगली सुबह होती है। आज इस गांव के कुछ पास जो जंगल था, छोटी सी पहाड़ी थी, ये सोचते हैं कि थोड़ी सी ट्रैकिंग की जाए। अब ये ट्रैकिंग करने के लिए वहां पर जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर इनको एक छोटी सी इमारत नजर आती है। देखने में वो इमारत खंडर लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे उस इमारत की छवि साफ होती जा रही थी, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई मंदिर है जो शायद बंद हो चुका है। अब जब उस मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वो काले रंग का मंदिर था, उस पर काई जम चुकी थी। उसका दरवाजा बड़ा सा दरवाजा, जिस पर बहुत मोटी संगली लगी हुई थी। देखने में वो जंग लगी थी, लेकिन अभी भी मजबूत प्रतीत हो रही थी। अब ये सोचते हैं कि गांव में मंदिर तो मैंने देखा है, लेकिन ये मंदिर की क्या कहानी है? ये मंदिर बंद क्यों कर दिया है? क्या किस्सा है मंदिर का? तभी आवाज आती है, आप रोहित है ना? ये पीछे मुड़ के देखते हैं, एक लड़की, सुंदर सी लड़की, उसके हाथ में कुछ टोकरी थी, शायद यहाँ पर कोई फल या कुछ पत्ते वगैरह या कुछ कोई भी चारा वगैरह लेने आई थी, और स्कार्फ उसके माथे पर डला हुआ था, बिल्कुल पहाड़न लुक में। ये देखते हैं और कहते हैं, हाँ मैं रोहित हूँ। अच्छा, आप जो हमारे गांव के मेहमान हैं? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। आप को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, अभी शाम होने वाली है, तो आप जल्दी से नीचे उतरिए। आपको पता है ना कि रात होते ही बाहर नहीं निकल सकते। मैं भी यही पूछना चाहता था, वैसे आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे बता सकती हैं कि क्यों रात को निकल नहीं सकते? वो दरअसल वो है करण पिशाचिनी की वजह से। करण? तो वो कहती है, हाँ करण पिशाचिनी। करण पिशाचिनी? मैं समझा नहीं, आपको करण पिशाचिनी का नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। सच कह रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में रहते हैं? अरे भाई, रहता तो यहीं पे ही हूँ, तो आपको करण पिशाचिनी का नहीं पता? नहीं, करण पिशाचिनी और करना दोनों दोनों होती हैं। होती है मतलब? क्या रात को कोई जो आवाज आती है वो ये भटकती है? हाँ हाँ, ये वही होती है। तो फिर आप उनको मतलब देखिए, उनका कोई इलाज वगैरह कराइए। इलाज? पागल हो गए हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? इलाज होता है जिंदा लोगों का, प्रेतों का भी कोई इलाज हुआ है, पिशाचिनियों का भी कोई इलाज हुआ है क्या? जैसे ही ये दो शब्द सुनते हैं, प्रेत और पिशाचिनियां, ये एकदम डर के रह जाते हैं कि मैं समझा नहीं। अरे वो प्रेत आत्माएं हैं। प्रेत आत्माएं? हाँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रही। और ये मत बताइएगा कि
मैंने कुछ आपको बताया, लेकिन मुझे बताओ ये सब कुछ, ये सब माजरा है क्या? देखिए, मैं सच बताऊं, मुझे भी हल्की फुल्की बातें पता है। असली आपको बिल्कुल किस्से के बारे में जानना है तो एक शख्स है जो आपको बता पाएगा। ये कहते हैं, कौन? मेरी दादी। आपकी दादी? हाँ, उनको सब पता है। तो बताओ ना, क्या पता है उनको? ये तो उनको पूछिए, आप बता देंगी। हाँ, बता तो देंगी, लेकिन बड़े ध्यान से पूछना पड़ेगा और बड़े ही तरीके से। लेकिन वो ना ऐसे फ्री में नहीं कुछ करेंगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं उनको पैसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं, उनको चॉकलेट पसंद है। आप उनको चॉकलेट ला दो, वो आपकी सारी बात मानेंगी। हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक बुजुर्ग महिला की इच्छाएं होती हैं। कई जो बुजुर्ग होते हैं वो जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती जाती है, उनमें बच्चों जैसी हरकतें आने लग पड़ती हैं। अब आप आसपास के गांव में कोई ऐसी दुकान इनको नज़र नहीं आई और ये फिर थोड़ी आगे जाकर जो एक छोटा सा कस्बा होता है वहाँ पर जाकर चॉकलेट्स के डब्बे ले आते हैं। इनको लग रहा था कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा चॉकलेट्स की ज़रूरत पड़े, तो ये डब्बे ही उठा आते हैं। अब ये सोनिया को कहते हैं, मिलते हैं। सोनिया बता चुकी थी अगले दिन, उस रात को फिर वही होता है और अगले दिन ये सोनिया को मिलते हैं और कहते हैं कि भाई अरेंजमेंट हो गया है रिश्वत का, अब बताओ। तो फिर ये कहती हैं कि मैं घर पे तो नहीं मिला सकती, मैं अपनी दादी को इस तरफ एक जगह बताती है, वहाँ पर लेकर आऊँगी। बात करने के बहाने भी हाँ बात कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछना शुरू कर देना। अब जब इनकी दादी से मिलते हैं, बुजुर्ग हो चुकी थी, बहुत बुजुर्ग थी दादी। और इनकी दादी का जो जन्म था वो कुछ 1930 के आसपास का था और काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी। और धीरे धीरे कुछ बात करना शुरू करते हैं। दादी का स्वभाव इनको काफ़ी अच्छा लगता है और फिर सिलसिला शुरू होता है रिश्वत का। अब ये एक बड़ी सी चॉकलेट निकालते हैं और दादी, ये आपके लिए। दादी चॉकलेट देखकर खुश हो जाती है। ये गौर करते हैं कि दादी बूढ़ी होने के बावजूद दांत उनके मजबूत ही थे, तो अच्छे से चॉकलेट का आनंद ले पाएंगी। दादी झट से पैकेट खोलती हैं और चॉकलेट को चबाना शुरू कर देती हैं। ये कहते हैं, आपको अच्छी लगती है चॉकलेट? दादी कहती है, हाँ बहुत अच्छी लगती है, ये सारे मुझे लेकर ही नहीं देते चॉकलेट। तेरा भला हो बेटा, तूने चॉकलेट ला के दी। अरे दादी, आप कैसी बात कर रही हो? आपको क्या लगता है आपके लिए एक चॉकलेट लेकर आए हो? तो कितनी? अब ये कम से कम 3-4 चॉकलेट्स और निकालते हैं। दादी की आंखों में चमक थी और एक सवाल भी, इतनी मेहरबानी क्यों? अब इनका जवाब इनको मिलने वाला था। ये पूछते हैं, दादी मैं बस कुछ पूछना चाहता था आपसे। दादी कहती हैं, हाँ बेटा पूछो। ये कहते हैं, देखो दादी, मुझे 3 दिन यहाँ पर रहते हुए हो चुके हैं, हर रात कुछ डरावनी सी आवाज़ें आती हैं। मुझे कहा गया है कि रात के समय में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। कृपया बताइए ना कि माजरा क्या है। दादी इधर उधर देखती है, दूर दूर तक सोनिया के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। वो कहती है, बेटा शहर से है? तो ये कहते हैं, हाँ। तो विश्वास नहीं करेगा। अरे दादी, बताओगी तो करूंगा ना, जो मैं पिछले 3 रातों से सुन रहा हूँ उसके बाद तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा। वो पता नहीं कौन है। अब ये सोनिया की तरफ देखते हैं गुस्से से कि दादी को तो पता ही नहीं कौन है। इससे पहले कि सोनिया भी नजरें मिला पाती, वो कहते हैं, करना है या करण पिशाचनी है या फिर दोनों है? करना? ये कौन है? ये कौन आ गई? अभी तक तो सोनिया ने सिर्फ करण पिशाचनी के बारे में बताया था, लेकिन ये करना, ये कहां से आ गई? ये कहते हैं, दादी बताइए ना क्या हुआ था। दादी अब फिर किस्सा खोलना शुरू करती है। दादी कहती हैं कि ये जो सारी बात है, मेरी एक जानकार थी इसी गांव में, जब मेरा जन्म हुआ उससे भी कई पहले की बातें हैं। वो मेरी सहेली थी, उसकी माँ ने सब कुछ बताया। वो जानती थी करना को अच्छे तरीके से। दादी, करना या करण पिशाचनी? दोनों। दादी कंफ्यूज मत कीजिए। जेब से एक चॉकलेट और निकालते हुए कहते हैं, बिल्कुल साफ साफ शुरू से बताइए। अब उस राज का खुलासा होने वाला था, जो राज 3 दिनों से इनको परेशान कर रहा था और पिछले 100 साल से इस गांव को अभिशाप बनकर लगा हुआ था। अब दादी कहती हैं, जो मुझे बताया गया है बस मैं वही बता पाऊंगी, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं। इसके बाद
रोहित कहते हैं उसके बाद पता करना मेरी जिम्मेवारी, आप बताइए। दादी कहती हैं कि बेटा, इस गांव में एक बड़ी ही सुंदर लड़की थी, नाम था करना। कहते हैं जो भी उसको देखता था फिदा हो जाता था, लेकिन फूटी किस्मत, छोटी सी उम्र में उसके माँ बाप गुजर गए। उसके दादा ही उसको पालते थे। अब दादा बुजुर्ग हो चुके थे, उनको उसके विवाह की चिंता तो थी, लेकिन कोई उचित वर मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि दादा को पता था सब उसकी सुंदरता पर मोहित है। कोई भी ऐसा नहीं था जो लगता था कि दादा को उनके की उसकी केयर कर पाएगा। अब करना का एक प्रेम प्रसंग था कृष्ण राव के साथ। वो तहे दिल से कृष्ण राव को पसंद करती थी। अब जो ये करना है, इसने अपनी मृत्यु से पहले की एक एक बात मेरी सहेली की माँ को बताई, इसलिए जो जो पता है वो मैं तुझे बता दूंगी। अब बात आगे चलती है और कहते हैं कि इस गांव में एक चौधरी था और उसका बेटा मतलब बड़ा अमीर था, और उसका बेटा करना को पसंद करता था, लेकिन उसके पसंद करने की वजह उसको प्यार नहीं था बल्कि उसकी वासना थी। करना को भली भांति पता था वो तो ना ही कृष्ण राव को धोखा दे सकती थी और ना ही वो किसी ऐसे इंसान के साथ शादी कर सकती थी जो सिर्फ उसकी शरीर का भूखा था, ना कि उसको उसकी आत्मा से दिल से प्यार था। लेकिन अब जो ये चौधरी का लड़का था, पावरफुल पर्सनैलिटी, रुतबा, और इसी वजह से वो करना को परेशान करता था। कृष्ण राव गांव का एक साधारण आदमी होने की वजह से कुछ कर नहीं पाता था, इसलिए वो बस देख ही सकता था। लेकिन धीरे धीरे उसका खून खोलता गया और वो कुछ ना कुछ तरीका खोजने लग पड़ा। अब उन्हीं तरीकों में से एक तरीका था करण पिशाचनी की सिद्धि। करण पिशाचनी की सिद्धि? दादी, ये करण पिशाचनी कौन है? तुम्हें करण पिशाचनी का नहीं पता मूर्ख? दादी, नहीं पता, पता होता तो पूछता ही क्यों। करण पिशाचनी बेटा एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी पिशाचनी होती है जिसको सिद्ध कर लिया जाए तो वो आपकी हर इच्छा पूरी करती है। वो आपको हर तरीके का सुख देती है। जिस औरत की लालसा होती है उसका सुख भी देती है। रोहित की आंखें चमक उठती हैं। सच दादी? इससे पहले रोहित और खुश हो जाता, वो कहती है थम जा थम जा। पहली बात तो करण पिशाचनी की सिद्धि बहुत मुश्किल होती है, और उसके बाद अगर हो भी जाए तो कुछ दिन का सुख है, उसके बाद दुख ही दुख होगा, तुझे पता लग जाएगा अभी। अब एक रात कृष्ण राव उस सर्दी की रात में अंधेरे की आड़ में अपनी प्रेमिका को मिलता है। वो कहता है कि मैं बहुत करीब हूँ, बहुत ही करीब हूँ मैं। करना कहती है कि किस चीज के? मैं इस चौधरी के बच्चे को बताऊंगा कि क्या होता है पंगा लेने का अंजाम हम जैसे लोगों से। लेकिन करने क्यों जा रही हो तुम? मैं करण पिशाचनी की सिद्धि कर रहा हूं। ये कहते कर पागल हो कहते हो? करण पिशाचनी? तुम्हें पता है ना करण पिशाचनी? सब पता है, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। करना के समझाने के बावजूद कृष्ण राव करण पिशाचनी की सिद्धि करने निकल जाता है। 40 दिन की सिद्धि थी, वादा किया था 41वें दिन वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। 41 दिन से 80 दिन हुए, 100 दिन हुए, 1 साल गुजरा, नहीं आया। दूसरी ओर एक तरफ किशन राव का वियोग और दूसरी तरफ लोगों का तंग करना, खासतौर पर चौधरी के बेटे का, वो करना के लिए बहुत मुसीबत बन चुका था। अब जब इतनी देर तक किशन राव नहीं आया तो करना ने खुद करण पिशाचनी के बारे में जांच परख करनी शुरू की, उसकी सिद्धि के बारे में सब कुछ पता करना शुरू किया। तो उसे ये मालूम पड़ा कि करण पिशाचनी की सिद्धि बड़ी मुश्किल होती है, और अगर सिद्धि करते वक्त विघ्न पड़ जाए तो मौत पक्की है। ये सुनते ही करना की आंखों से आंसू बह निकले। उसको शायद किशन राव का अंजाम पता लग चुका था। वो अब इस दुनिया में नहीं था, वो करण पिशाचनी को सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन करना, वो क्या करती? क्या वो अपनी किस्मत के आगे झुक जाती, अपनी किस्मत में लिखा समझ लेती
चौधरी के बेटे के साथ शादी करना और अपना इस्तेमाल किए जाने के बाद ठुकरा दिया जाना। नहीं, अब वो एक फैसला लेती है, एक बड़ा ही जटिल, बड़ा ही खतरनाक फैसला। वो भी प्रण करती है कि वो भी करण पिशाचिनी को सिद्ध करेगी और उसको सिद्ध करने के बाद बदला लेगी चौधरी के बेटे से, जो उसको इतनी देर तक तंग किया। उसी की वजह से किशन राव को मजबूर होना पड़ा इस पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए, और वो कर ना पाया। इसलिए कहीं ना कहीं वो मौत का कारण, किशन राव की मौत का कारण चौधरी के बेटे को ही समझती थी, और वो शुरू करती है करण पिशाचिनी की सिद्धि। कुछ दिन बीतते हैं, काफी मुश्किलें आती हैं। आप सब जानते ही होंगे करण पिशाचिनी को सिद्ध करना कैसे किया जाता है। हर काम वो कर रही होती है, लेकिन तभी नजर पड़ती है उन चौधरियों के किसी गुंडे की, जब वो शमशान में सिद्धि कर रही थी। वो भागकर बताता है चौधरी के बेटे को। चौधरी का बेटा सन्न रह जाता है। उसको ये मालूम जान पड़ता है कि वो शायद कोई काला जादू कर रही है। उसके जिस्म का मोह भी जो था वो भी अब जाता रहा, लेकिन अब वो उसके लिए कुछ काम की नहीं थी। वो जल्दी से गांव में ढिंढोरा पिटवा देता है कि देखो देखो ये करना कैसे शमशान में बैठी हुई है और वो काला जादू कर रही है। लोग शमशान में पहुंचते हैं और जब करना को देखते हैं, करना उनको देख के डर जाती है। अपनी ओर आती हुई भीड़ को देख के करना भागती है। भागते भागते वो उस मंदिर के पास जाती है। अच्छा, वो मंदिर जो बंद पड़ा है, हाँ, वही मंदिर मृत्यु स्थान है करना का बेटा। उस मंदिर के दरवाजे तुमने देखे हैं? हाँ, बेहद मजबूत लग रहे थे। उन्हीं दरवाजों की सहायता से वो अपने आप को उस मंदिर के अंदर बंद कर लेती है। रात भर दरवाजा खटखटाया जाता है उसको मारने के लिए। अंदर से आवाज आती रहती है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। धीरे धीरे वो आवाज कम होती जाती है और वो कहती रहती है, आज की रात हमेशा याद रखूंगी। वो रात पूर्णमासी की रात थी। हर पूर्णिमा को मैं बाहर खड़े आदमी को मारूंगी, याद रखना। ये उसके आखिरी शब्द थे और उसके बाद आवाज शांत हो जाती है। सुबह होते होते जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर करना की लाश पड़ी थी। अब गांव वाले थोड़े से स्तब्ध हो जाते हैं। हालांकि वो भी उसको मारना चाहते थे, लेकिन मंदिर के अंदर मृत्यु, शुद्धिकरण करना लाजमी था। जब शुद्धिकरण के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी हवन करते हैं, तो पंडित जी भी डर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम जान पड़ता है कि अब इस मंदिर के अंदर करना की आत्मा नहीं बल्कि एक और आत्मा है। वो आत्मा नहीं, वो पिशाचनी है, वो है करण पिशाचनी। जब तांत्रिकों से पता किया गया तो ये पता लगा कि करण पिशाचनी की अभी सिद्धि हुई नहीं थी। वो बहुत करीब थी सिद्धि के, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच मृत्यु हो जाने के कारण कहीं ना कहीं करण पिशाचनी उसके साथ बंध गई है। अब वो भी उसी की आत्मा का एक हिस्सा बन चुकी है। उसको भी मुक्ति चाहिए और वो खूंखार हो चुकी है। जो आखिरी शब्द थे करना के, वो ही अब करण पिशाचनी के भी बन गए। इन 100 सालों में ना जाने पूर्णमासी की रातों को कितनी मौतें हुई। वो मंदिर भी मंदिर ना रहा, मूर्ति खंडित हो गई और उसके बाद उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इस गांव में एक श्राप फैल गया, श्राप करना का या फिर करण पिशाचनी का। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा रोज रात को भटकती है और पूर्णमासी के दिन तो नजर भी आती है। और अगर गलती से उसकी नजर किसी पर पड़ जाए या किसी की नजर उसी पर पड़ जाए तो मौत पक्की है। जब ये सुनता है रोहित, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शुरू में तो उसको ये लगता है कि इस बातों पर हंसा जाए, क्या ये सच में करण पिशाचनी या कुछ ऐसी बात होती है। जो भी हुआ करना के साथ बेहद बुरा हुआ, लेकिन क्या ये बातें यकीन करने लायक है। लेकिन जो मैं रात को आवाजें सुनता हूं उसका क्या। रोहित को अब इस गांव का राज पता लग चुका था। इस गांव का श्राप करना, किशन राव चौधरी का बेटा और वो करण पिशाचनी।
लेकिन उसका डिटेक्टिव दिमाग यहीं पर गिव अप नहीं करने वाला था। अगर करना के साथ ऐसा कुछ हुआ है, उसकी अगर आत्मा भटक रही है, अगर ये सब कुछ सही है तो इसका इलाज भी होगा, नहीं तो अगले 100 साल, अगले 1000 साल तक भी उसकी ऐसे ही आत्मा भटकती रहेगी। क्यों? उसको इंसाफ दिलाना जरूरी है। यही तो सीखा था रोहित ने। अब वो डिसाइड करता है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा। खैर, इतने दिनों में अब कुछ दिन बीतने के बाद पूर्णमासी की रात थी। उस दिन सुबह पंडित जी आते हैं मंदिर के रोहित से मिलने, और वो रोहित को एक मौली बांधते हैं और हनुमान चालीसा थमाते हैं। रोहित बहुत ज़्यादा विश्वास तो करता नहीं था, लेकिन बड़े सम्मान के साथ भेंट किए देने के कारण वो भेंट स्वीकार करते हैं। और वो पूछते हैं कि ये कारण, तो वो कहते हैं कि बेटा आज है पूर्णमासी, और पूर्णमासी की रात को यहाँ पर जो होता है वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए ये सब कुछ हमने सिक्योरिटी या कह सकते हैं एक तरह की प्रोटेक्शन दी है। अब ये गांव का मिजाज देख रहे थे। गांव के तकरीबन हर घर पे झंडे लगाए जा रहे थे। इनके जो पंचायत भवन है यहाँ पर भी हर पूर्णमासी को एक दिन के लिए ये झंडे लगाए जाते थे, उस कर्ण पिशाचनी की आत्मा से बचने के लिए। अब रात होती है। आज रात को किस्मत इतना साथ नहीं देने वाली थी रोहित का। रोहित सो रहा था, अचानक से आवाज आनी शुरू होती है। और हाँ, एक बात और, जो बात पंडित जी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी दरवाजा खटखटा के तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार का नाम ले तो समझ आना कि वो कर्ण पिशाचनी है, वो कोई और नहीं है। इनको बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जल्दी ही समझ आने वाली थी। आज रात कुछ समय तक तो सब शांत रहता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर तक वही रोने की आवाज आने लग पड़ती है, और अचानक से एक आवाज आती है, रोहित हमें इंसाफ दिलाओ, हम 100 वर्षों से इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, तुम ही हमें इंसाफ दिला सकते हो। ये आवाज खिड़की के बिल्कुल पास से आ रही थी। रोहित को जब इंसाफ सुनाई देता है, ना जाने उसके मन में क्या आता है, वो जल्दी से खिड़की खोलता है और वो बहुत बड़ी गलती कर लेता है, क्योंकि सामने एक औरत सफेद कपड़ों में, भयानक शक्ल, जो देखने लायक भी नहीं थी, उसकी तरफ देख के हंस रही थी। इससे पहले वो आगे बढ़ पाती, रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से खिड़की का दरवाजा बंद करता है, लेकिन अब वो उसके गले की फांस बनने वाला था। जल्दी से तेज अब खिड़कियां खटखटाने लग पड़ती हैं, दरवाजे खटखटाने लग पड़ते हैं। दरवाजा खोल रोहित, इंसाफ दिला हमें। लेकिन नहीं, रोहित को पता था कि नहीं, किसी भी हालत में नहीं। रोहित एक कोने में दुबक जाता है और अब इसी माँ की आवाज आती है, बेटा रोहित, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल, देख तेरी माँ ही है। रोहित सोचता है इतनी जल्दी कैसे माँ आ सकती है। नहीं, ये सच में कर्ण पिशाचनी है, ये नहीं दरवाजा खोलता। कभी उसके दोस्तों की, कभी उसके पिता की, कभी उसके भाई की, कभी उसकी भतीजी की आवाज आनी, लेकिन समझ चुका था रोहित, इसलिए वो जल्दी से हनुमान चालीसा खोलता है। कभी जिंदगी में उसने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा था, लेकिन आज वो पढ़ रहा था शिद्दत से, कपकपाते हाथों के साथ। सारी रात वो कोने में दुबक कर बैठा रहता है और हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है। और सुबह होते होते जब उसकी आंख खुलती है तो दरवाजा सच में खटक रहा था, लेकिन इस बार आवाज आ रही थी पंडित जी की। वो देखता है बाहर रोशनी है। पंडित जी को पूछता, सच में आप हो पंडित जी? पंडित जी कहते हैं, हाँ बेटा, सुबह होगी, अब डर नहीं है। ये दरवाजा खोलते हैं, सामने गांव के कुछ लोग थे और पंडित जी। वो कहते हैं कि सब ठीक रहा ना? नहीं पंडित जी। फिर पंडित को सारा हाल बयां देते हैं और उसके बाद पंडित जी कहते हैं, बेटा तुमने गलती की, लेकिन शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। अब जान तो बच गई थी रोहित की, लेकिन रोहित एक प्रण कर चुका था। वो पंडित जी से अकेले में मिलता है और कहता है कि पंडित जी, जो भी ये हुआ। पंडित जी कहते हैं, जितना भी हमने सुना है बेटा, गलती तो करना की थी ना। उसने काले जादू की तरफ रुख किया और उसका अंजाम ये हुआ। ये कहते हैं, पंडित जी आप सोचिए, किसी भी इंसान के बारे में जजमेंट देने से पहले आप तो धर्म कर्म का कार्य करते हैं, क्या एक बार करना के बारे में जानना बेहतर ना होता? पंडित जी कहते हैं कि शायद अगर मैं होता, लेकिन ये मत भूलो कि आज से 100 साल पहले की मानसिकता लोगों की कैसी रही होगी, उस हिसाब से बात करो ना बेटा। ठीक लगता है रोहित को, लेकिन रोहित कहता है कि पंडित जी, मुझे किसी भी हालत में करना की आत्मा को शांति दिलानी होगी।
पंडित जी कहते हैं, बेटा ये मेरी समझ में नहीं आता, कैसे दिलाएगा, कैसे दिलाएगा तू बता। रोहित कहता है, उस मंदिर को खोलकर। कुछ ना कुछ तो उस मंदिर में है जिसकी वजह से आज भी उसकी आत्मा भटक रही है। अब पंडित जी थोड़े से गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा उस मंदिर में मैं भी जाने की हिम्मत नहीं करता, तू तो छोड़ ही दे। लेकिन कुछ तरले मिन्नतें करने के बाद कहते हैं, प्लीज एक बार मुझे उस मंदिर में जाने दीजिए। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, दिन के समय में जाएगा और उसके बाद अंधेरा होने से पहले पहले तो वापस आ जाएगा। रोहित बात को मान लेता है। पंडित जी उसको चाबियां देते हैं जो उनके पास पड़ी थी। दिन के समय में वो उस मंदिर को खोलता है। उस मंदिर के जब अंदर जाता है तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो मंदिर का परिसर अंधेरे में तब्दील हो जाता है और उस अंधेरे में उसको नजर आती है करना। एक परछाई साथ और थी और जब वो उसको देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने साक्षात खड़ी थी करण पिशाचनी, लेकिन वो हंस नहीं रही थी और वो कह रही थी, मुझे मुक्ति दिलाओ रोहित, मुझे मुक्ति दिलाओ। उसकी आवाज में दर्द था, कसक थी और कहीं ना कहीं करना से भी ज्यादा मुक्ति दिलाने की तीव्र इच्छा। अब हाथ बढ़ाती है करना, उसके कंधे पर रखती है। अचानक से जैसे मानो सब कुछ बदल सा जाता है। रोहित अपने आप को उस समय में पाता है जब करना भागकर इस मंदिर में आती है। मंदिर सारा फिर से नए जैसा लग रहा था। करना लेटी हुई थी, दरवाजा उसने अंदर से बंद कर दिया था और अब करना किसी से बात कर रही थी। मैं कैसे बचूंगी? करण पिशाचनी कहती है, तूने मुझे सिद्ध नहीं किया, मुझे सिद्ध कर, यहाँ पर रहकर मुझे सिद्ध कर। अगर सिद्ध नहीं कर पाई तो तेरे साथ मैं भी बन जाऊंगी, तेरी प्रेतनी के साथ मैं भी बन जाऊंगी, मुझे सिद्ध कर। लेकिन अभी तो सिद्ध करने में समय बचा है, तो कर ना, कौन रोक रहा है? अरे ये मुझे करने देंगे, मर जाऊंगी मैं, ये तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे, तो सिद्ध कर। अब करण पिशाचनी जिद पर आ जाती है, लेकिन करना, उसको पता था कि ये हो नहीं पाएगा। डर के मारे करना मर जाती है और अब करण पिशाचनी भी उसके साथ बंध जाती है। करना की आत्मा तो बड़ी ही साफ दिल आत्मा थी, दुखी थी, बस उसको अपने प्रेमी की मौत का या उसके मौत के कारण का बदला चाहिए था। लेकिन जितनी भी मौतें थी वो करण पिशाचनी की वजह से हो रही थी। अब ये सब दृश्य दिखाकर करना कहीं ना कहीं उसको ये बताना चाहती थी कि उसको मुक्ति चाहिए और उसकी मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था कि सारे गांव में इस बात का पता लगे कि करना कसूरवार नहीं थी। कसूर था उस चौधरी के बेटे और उसके गुंडों का, जिन्होंने जानबूझकर गांव की भीड़ को पीछे लगाया क्योंकि वो उसको मिल नहीं पाई थी। अब कैसे हो? धीरे धीरे उसको सारी मेमोरीज याद आती है, क्योंकि चौधरी के बेटे ने जो हरकत की थी उससे बिल्कुल अगली पूर्णमासी में वही शिकार बना था। उसके 3 गुंडे थे, 2 गुंडे अगली पूर्णमासी में शिकार बने, लेकिन एक बंदा था जो गांव छोड़कर भाग गया। उसने अपनी डायरी में अपनी मृत्यु से पहले सब सच लिखा था, अपने हस्ताक्षर किए थे, जो शायद गांव की कोई प्रॉपर एक होती है जो पता लग जाता है कि इसी गांव की टेस्टोमनी है। और वो डायरी पता लगता है कि आज भी उसका वंशज है इसी गांव में जिसके पास वो डायरी है, और वो वंशज था उसी गांव के पंडित। वो पंडित के जो पूर्वज थे उन्हीं में से एक ने करना के साथ ये अन्याय किया था। अब रोहित की आंखों में आंसू थे। जितना 100 साल का पुराना अभिशाप था, सिर्फ उसकी एक छोटी सी कीमत थी कि पंडित जी वो डायरी सारे गांव वालों के लोगों के आगे सामने दिखाएं और ये चीज को साबित करें कि करना का कोई कसूर नहीं था। करण पिशाचनी की मुक्ति का भी यही कारण था। जैसे ही करना की आत्मा को मुक्ति मिलती, करण पिशाचनी खुद ब खुद उससे टूट जाती और वो अपने रास्ते जाती। इसलिए जब ये सब कुछ सीन दोबारा होता है और वो वापस आता है, पंडित जी से मिलता है, पंडित जी से सारी बात करता है। पंडित जी शुरू में तो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई डायरी नहीं है, लेकिन
उनके पूर्वजों के सामान को ढूंढने के बाद जो एक संदूक में बंद पड़ा था वो डायरी नजर आती है। अब कुछ समय बाद पंचायत बैठी थी। पंडित जी खड़े थे उस डायरी को लेकर और उस डायरी में लिखे गए शब्द को, एक एक शब्द को पढ़ते हैं। सर झुका हुआ था पंडित जी का, सारे गांव का। आखिर में करना को बेकसूर साबित किया जाता है और ये सुझाव दिया जाता है कि जो ये मंदिर है उसको दोबारा से अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके करना की जो भी पेंटिंग थी, जो भी जिस तरीके से भी वो किसी की यादों में होगी उस तरीके से बनाकर कहीं ना कहीं उसकी पूजा भी की जाया करेगी। और यही होता भी है। मंदिर को साफ सुथरा किया जाता है, उसके बाद फिर किया जाता है सारा विधि विधान से मंदिर को दोबारा खोला जाता है। करना की पेंटिंग रखी जाती है और करना अब आजाद हो चुकी थी, मुक्त हो चुकी थी और करण पिशाचनी अब आजाद हो चुकी थी। आज कुछ साल बीत चुके हैं इस वाक्य को और उसके बाद कभी भी किसी की रोने की आवाज नहीं हुई और ना ही कोई पूर्णमासी के दिन शिकार हुआ। ये था किस्सा करना का, ये था किस्सा करण पिशाचनी का। पहली दफा करण पिशाचनी खुद बंधी किसी से। 100 बरस तक करण पिशाचनी मुक्ति की तलाश में थी, बंधी हुई थी वो करना की आत्मा से। ऐसे ही गांव के कई राज होते हैं जो गाहे बगाहे किसी को पता नहीं लगते, लेकिन जब पता लगते हैं जितने खौफनाक होते हैं उतने ही दर्दनाक भी होते हैं। रोहित जो इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया करता था वो आज पूर्णतः तौर पर विश्वास करता है और वो अब ऐसे केसेस को भी सुलझाने में रुचि रखता है। नया टास्क मिल गया रोहित को। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने कहा एपिसोड नंबर 300 है तो कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 300 लाइक तो बनते ही है ना, कम से कम कह रहा हूँ। तो जल्दी से लाइक दबा कर दीजिए और आप बताइए कि क्या करना कुछ गलत कर रही थी। हालांकि वो बस एक ऐसी सिद्धि कर रही थी जिससे नुकसान हो सकता था, तो शायद उसको ही नुकसान हो सकता था, लेकिन चौधरी के बेटे ने बहुत बुरे तरीके से उसको फंसाया। ये भी आप प्लीज बताइएगा कि क्या करना की भी गलती थी, करना का रास्ता गलत था, या फिर करना क्या करती, किस तरीके से वो सामना करती ऐसे लोगों का। दरकार रहेगी आपके कमेंट्स की। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी से मिलेंगे अगले एपिसोड में और कल का एपिसोड होने वाला है बेहद खास। नई सीरीज की शुरुआत है अंधकार। जो नए जुड़े हैं इस चैनल से, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि कल आपको सुनने को मिलेगा पहला एपिसोड ब्लैकआउट वाली रात, अंधकार, घोर अंधकार, बेहद डार्क। मजा आएगा सुनने में। स्टे कनेक्टेड। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल कीजिए।